हेलो दोस्तों, मैं दिवाकर स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, विज्ञान प्रैक्टिस सेट 5। आज क्या है? प्रैक्टिस सेट 5 है। तो इसके पहले भी मैंने आपको एक होमवर्क देता हूं, एक क्वेश्चन। तो उसमें बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया था। क्वेश्चन क्या है? मास्टर ग्रंथि है, तो आपको बताना था इसकी मास्टर ग्रंथि कौन सी। तो इसका डीजा राइट, पीयूष ग्रंथि। चलते हैं आज के अपने, देखते हैं। तो आज का अपना जो प्रैक्टिस सेट 5 है, उसका पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का उपचयन होता है उसमें किसमें? आप बताइए, किसी पदार्थ का जब उपचयन होता है तो उसमें क्या होता है? ऑप्शन दिया है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, दूसरा है ऑक्सीजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो इसमें आपको बताना है क्या होता है। तो जब उपचयन होता है तो क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगर कभी पूछ लिया अपचयन होता है, तो अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ठीक है, चलते अपने दूसरे क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए जरा। ऑप्शन क्या है? कार्बन, ब्रोमीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। जो ब्रोमीन अधातु होती है, सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलते अपने अगले सवाल। और अगला सवाल है, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? ये आपको बताना है। देखिए, पहला है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगला है कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो बी इज अ राइट। क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम तत्व हैं, ये जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। चलते अपने अगले सवाल। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे पहला है, इसमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। ये तो करेक्ट है, पहला तो सही हो जाएगा। अगला है, इसमें 7 समूह तथा 18 आवर्त। ऐसा नहीं होता है, इसमें 7 समूह ये नहीं होता है। इसमें 7 क्या होते हैं? आवर्त होते हैं। और 18 क्या होते हैं? समूह होते हैं। जो समूह होते हैं वो क्या होते हैं? ऊर्ध्वाधर स्तंभ में होते हैं, और जो आवर्त होते हैं वो क्या? क्षैतिज स्तंभ में होते हैं। तो समूह कितने होते हैं? 18। और आवर्त कितने होते हैं? 7। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल एक। क्या हो जाएगा? केवल एक। ठीक है, चलते अगले सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? ऑप्शन है क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। क्षुद्रांत्र जो होता है वो क्या होता है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। इसके जब पाचन क्रिया स्टार्ट होती है तो अमाशय के बाद में जो भोजन जाता है वो कहाँ जाता है? तो क्षुद्रांत्र में ही जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ए इज अ राइट ऑप्शन। अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है, अग्र मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। अच्छा, ऑप्शन दूसरा है, पश्च मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? ये आपको बताना है। तो अग्र मस्तिष्क जो होता है वो क्या, उसका काम होता है मस्तिष्क का मुख्य सोचने का जो भाग होता है वो क्या होता है? अग्र मस्तिष्क होता है। लेकिन इसमें क्या आप उल्टा कर दिया। और पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है? अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक, दो नहीं, क्या हो जाएगा? डी। ना तो एक और ना ही दो। तो डी इज अ राइट ऑप्शन। चलते अपने अगले सवाल। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह गोनेरिया, सिफिलिस, मस्सा, HIV उपयुक्त में से कौन से रोग वायरस जनित है? तो आपको बताना है कि कौन सा रोग वायरस जनित है। देखते हैं। तो इसमें क्या है? देखिए, पहला दिया गोनेरिया। गोनेरिया कहाँ से होता है? बैक्टीरिया से होता है। गोनेरिया कहाँ से? बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, फिर क्या दिया? सिफिलिस। सिफिलिस भी कहाँ से होता है? बैक्टीरिया से होता है। मस्सा, मस्सा तो वायरस से होता है। HIV, ये भी वायरस से होता है। तो इसमें कौन सा? मस्सा और HIV ये दोनों कहाँ से होते हैं? वायरस से होते हैं। तो इसमें 3 और 4 क्या हो जाएगा? 3 और 4, सी ऑप्शन। सी इज अ राइट ऑप्शन। जो मस्सा और HIV होते हैं वो कहाँ से होते हैं? वायरस से होते हैं। ठीक है, चलते अपने अगले सवाल। अगला है सवाल, अगला सवाल, आधुनिक मानव का उद्भव निम्नलिखित में से कहाँ हुआ? जो आधुनिक मानव बोले तो होमो सैपियंस, इसका उद्भव कहाँ हुआ? यूरोप, अफ्रीका। क्या हो जाएगा?
अफ्रीका। अफ्रीका, ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। आधुनिक मानव को होमो सैपियंस। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। यदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं? प्रकाश के इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का जो विवर्तन कहते हैं। चलते अपने अगले सवाल। अगला है अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा? काला। क्या हो जाएगा? काला। बीजा आकाश का रंग काला दिखाई देता है। चलते अपने अगले सवाल। पछमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? पछमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष ये तो होगा नहीं। क्या हो जाएगा? जरा दूर दृष्टिता। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जरा दूर दृष्टिता। तो इसमें होता है क्या? ना तो हमको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती। तो इसके निवारण के लिए हमें द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलते अपने अगले सवाल। यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कैसे? आधी हो जाएगी। क्या होता है? प्रतिरोध, ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। तो V बराबर आई आर। अब इसमें आर हमको जब चाहिए, आर को क्या कर देंगे? दोगुना कर देंगे। चाहिए कि आई, तो आर बटे में आ जाएगा, तो V बटे आर। तो जितना होगा उतना क्या हो जाएगा? दो गुना कहेगा तो क्या आधा हो जाएगा, तीन गुना कहेगा तो एक बटे तीन हो जाएगा। चलते अगले सवाल। अगला सवाल है, विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए क्या है? क्रोमियम, टंगस्टन। तो क्या हो जाएगा? टंगस्टन। आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है? टंगस्टन। टंगस्टन बीजा जो विद्युत बल्ब के तंतु निर्माण होते हैं कहाँ से बनते हैं? तो टंगस्टन से बनते हैं। चलते अपने अगले सवाल। हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर होती है? हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई कितने 220 वोल्ट होता है तथा आवृत्ति जो होती है वो कितने 50 हर्ट्ज की होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलते अपने अगले सवाल। जैसा कि दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल विद्युत संयंत्रों में जल की स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। अगला है, बांधों के निर्माण में ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है। तो क्या हो जाएगा? इसमें दोनों सही हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सी। सी इज द राइट आंसर। चलते अपने अगले सवाल पे। और अगला सवाल है, किन तत्वों की उपस्थिति के कारण जैव गैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी एक उत्तम खाद के रूप में उपयोग की जाती है? तो ये आपको बताना है। जैसे आगे ऑप्शन दिया है पोटास तथा फास्फोरस। अगला है नाइट्रोजन तथा फास्फोरस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन तथा फास्फोरस। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्वों की उपस्थिति के कारण जैव गैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी एक उत्तम खाद के रूप में उपयोग की जाती है। चलते अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, एक उपभोक्ता के स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता? ये आपको बताना। क्या है ऑप्शन है? 10%। तो यही क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन 10%। एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का 10% भाग स्थानांतरित होता है। चलते अपने अगले सवाल पर। और अगला सवाल है, बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? बैटरी अथवा सेल से। देखिए तो इसमें ऑप्शन क्या है? मैकेनिकल ऊर्जा, सौर ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा। सी इज द राइट आंसर। बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। चलते अपने अगले सवाल। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? ऑप्शन है गोल्ड और मरकरी, फिर है सोडियम और आयरन, फिर अगला है पोटेशियम और हाइड्रोजन, और अगला है पोटेशियम और गोल्ड। तो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पोटेशियम और गोल्ड। पोटेशियम और
गोल्ड। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। तो इसमें पोटेशियम और जो गोल्ड होता है वो क्या, सब पोटेशियम क्या सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता करता है और जो गोल्ड होता है वो क्या न्यूनतम करता है। चलते अपनी अगले सवाल पर। और अगला सवाल है, गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये आपको दिया है ऑप्शन, एक है 1982, फिर है 1985। तो ऑप्शन बी इज द राइट। 1985 में गंगा सफाई योजना पहली बार शुरू की गई थी। और ये आपके लिए होमवर्क है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।